Okay, students, welcome back to the Learners Academy. Now we'll start properties of determinants. So they are very important properties which help us to expand the determinant without actually doing the calculation or without without doing much of calculations. ज्यादा कैलकुलेशन ना करके छोटी से छोटी कैलकुलेशन में हम कैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एग्जांपल लो, हमारे पास डिटर्मिनेंट है 102, 103, 104, -3, -2, -1, 2, 3, 4। तो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हम इनको विथआउट, कई बार तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा ही आंसर आ जाता है, और कई बार जरूरत पड़ती भी है तो बड़ी ही मिनिमल जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमको वो प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि सर है ना, क्यों सीखें, हम तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे ना, जैसे भी हमको लगेगा कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज में आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। मैं जब भी कहूँ ना कि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करो, दैट मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है विथआउट एक्चुअली डूइंग द कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है इसको बिना एक्सपेंड करे। समझ में आई बात? तो उसके लिए हमको प्रॉपर्टीज सीखनी है, और इन ऑल देयर आर 6 प्रॉपर्टीज जो हमको यहाँ पे सीखनी है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैट्रिसेस के एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैच खाती हैं, लेकिन पूरी पूरी मैच नहीं खाती हैं, कुछ हद तक मैच खाती हैं। तो इसीलिए कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में कैसे चल रही थी, डिटर्मिनेंट में थोड़ी सी अलग चलती है। तो हम क्या है, फिर कई बार जल्दीबाजी में क्या है, हड़बड़ी में उल्टी कर देते हैं, जो मैट्रिक्स में होना चाहिए तो वो डिटर्मिनेंट में कर देते हैं, जो डिटर्मिनेंट में होना चाहिए तो मैट्रिक्स में कर देते हैं। तो सॉल्यूशन टू ऑल दिस थिंग इज कि हमको बड़े ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को रीड करना है और एक एक प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से देखना है। सो बेटा, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, स्टार्ट राइटिंग बेटा, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, देखो सिंपल भाषा में समझो प्रॉपर्टी नंबर 1 को। प्रॉपर्टी नंबर 1 सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं, अच्छा इसको मैं एक शॉर्ट में एक टैग दे देता हूं ताकि आपको याद रहे कि प्रॉपर्टी नंबर 1 इससे रिलेटेड थी। इससे रिलेटेड है ये, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ट्रांसपोजिंग द डिटर्मिनेंट, इससे ये रिलेटेड। अब क्या मतलब है ट्रांसपोजिंग? वही सेम चीज जो हम मैट्रिक्स में करते थे। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, ट्रांसपोज करने का मतलब बताओ, बोलो सर बोलो। जो रो होता है उन्हें कॉलम और कॉलम करो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम वाइज लिख दूं और कॉलम्स को रोज वाइज लिख दूं, तो दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे तो जो भी आंसर, मान लो इसका आंसर पी आ रहा है, तो फिर अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर भी पी आएगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। अच्छा, क्यों आता है ऐसा? देखो, कहीं कहीं पर उस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना थोड़ा आसान रहेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन डो नॉट एक्सपेक्ट कि मैं सारी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करके बताऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन अवर कोर्स। आपकी बुक में गिवन है, आप रीड कर सकते हो, वैसे तो काफी इजी सी चीज है, जितना मैं बता पाऊंगा बताऊंगा। क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे तो इट विल टेक ए मच मोर टाइम, और हमारे कोर्स में प्रॉपर्टीज को प्रूव करना नहीं है, सीधे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। तो जहां जहां बता पा रहा हूँ बताता हूँ। देखो, आप अगर 1, 2 रो वाइज इसको एक्सपेंड करो, मान लो आपका आंसर आया कॉपी, तो अब आप कॉलम वाइज कर दो ना। अब आप कॉलम वाइज कर दो। तो आप अगर किसी डिटर्मिनेंट को रो वाइज करते हो या कॉलम वाइज करते हो, तो दोनों से आंसर सेम आता है नहीं आता है, यस और नो? बोलो। यस सर। तो दैट गिव्स राइज टू ए प्रॉपर्टी कि अगर मैं डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दूं, एक्चुअली डिटरमिनेंट का देखो ट्रांसपोज होता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, लेकिन समझ लो इस चीज को भी, डिटरमिनेंट की रोज को कॉलम्स में लिखना एंड कॉलम्स को रोज में लिखना, दैट इज ट्रांसपोजिंग। अगर ऐसा कर दूं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो लिख लो एक लाइन में इसको, प्रॉपर्टी नंबर 1 को, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट does not change, does not change if if
ठीक है, इफ इट्स रोज if its rows are written as columns and columns are written as rows, एक ही बात हो गई वो। ये रोज को कॉलम्स में लिखना है और कॉलम्स को रोज में लिखना, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। कॉलम्स आर रिटन एज कॉलम्स आर रिटन एज रोज। इस पूरी बात का एक ही सार है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर। ये इस प्रॉपर्टी का सार है। यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाती है, तो पूरी कहानी का ये सार इसमें पैक्ट हो गया, इतनी सी बात। ध्यान से सुनना एक एक प्रॉपर्टी, और जहां पे डाउट हो पूछना। बोलो, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? बोलो बच्चों जल्दी से। यस सर। ठीक है, अच्छा, जब अपन इसको ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो अपन उसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, सिंबॉलिकली we denote the interchange of rows and columns as, इस इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज को कॉलम्स की फॉर्म में लिख रहे हो, कॉलम्स को रोज की फॉर्म में लिख रहे हो, जो इंटरचेंज कर रहे हो आप रोज एंड कॉलम्स, तो उसको आप सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करोगे? क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि आपने क्या किया? क्वेश्चन में आप लिखोगे ऐसे, आर आई इंटरचेंज में दोनों तरफ एरो लगेंगे, सी आई। समझ में आया? अब आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, मतलब आई की वैल्यू 1 ले लो तो R1 और C1 इंटरचेंज हो रहा है, आई की वैल्यू 2 ले लो तो R2 और C2 इंटरचेंज हो रहा है, आर की वैल्यू 3 ले लो तो R3 और C3 इंटरचेंज हो रहा है। तो सिंबॉलिकली हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे, क्वेश्चन में हम बिल्कुल ये नहीं लिखेंगे कि हमने डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का होता है। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी। हम सिंबॉलिकली क्वेश्चन के अंदर ये चीज लिख के आएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चले हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सर, हाँ बोलो बेटा। तो मतलब जब डिटर्मिनेंट्स में इंटरचेंज करेंगे तो एक रो ही और एक कॉलम ही ले सकते हैं एक बार में? ना ना, सारे ले लो ना, तभी तो मैंने आई लगाया। अगर एक ही ले पाता तो मैं वन, या अगर मैं वन लेता तो मैं वन लिखता, टू लिखता तो टू लिखता, थ्री लिखता तो थ्री लगाता यहाँ पे। लेकिन मैंने आई लगा दिया। आई मीन्स टेक द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि फॉर ऑल आई, जितनी भी आई है वहां पे, जितनी भी आई है वहां पे वन है, मतलब 2/2 है तो दो आई है मेरे पास, 1 और 2। और अगर 3/3 है तो 1 2 3 तीन आई है। नहीं समझे क्या अभी भी? अगर देखो मैं एक बार में एक ही करता तो मैं इस चीज को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता कि R1 को इंटरचेंज करना है C1 से, लेकिन मैंने आई लगाया। आई मीन्स आई कैन टेक एनी वैल्यू, 1 2 3, इवन 4/4 है तो 4 भी ले सकती हो। ठीक है, यस सर। सारी करनी है मतलब, है ना, समझ गया ना? चलते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 नोट डाउन करो फटाफट से। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स हम एक साथ ही कर लेंगे, है ना? ठीक है, चलें सेकंड प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसकी हेडिंग डाल देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए कि ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड थी। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी? क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पता है क्या आएगा, विथआउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। एक्सपेंड किए बिना पता लगाओ, तो वहां पे प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हेडिंग डाल लो भाई, थोड़ा याद रह जाए उसके लिए। इंटरचेंज ऑफ
any two rows or columns, रोज और कॉलम। तो हेडिंग से समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है इसमें। बोलो हेडिंग से किस किस को समझ में आया, बोलो समझ में आया हेडिंग से। यस सर। क्या, अगर हम डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे कि R1 को R2 से इंटरचेंज कर दें, या R2 को R3 से कर दें, या R1 को R3 से कर, तीन ही ऑप्शन है। और सिमिलरली ये का यही काम, या तो हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दें, या कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दें, या कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दें। इससे ज्यादा तो कोर्स में ही नहीं है हमारे 3x3। तो इन छह में से कोई भी एक चीज हो जाए, इन छह में से कोई भी एक चीज हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी कि अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आ रही है तो अब -5 आएगी, ये इनमें से कोई भी एक फंक्शन अप्लाई करने पे। अच्छा, इनमें से दो फंक्शन अप्लाई कर लो, पहले ये कर लो फिर ये कर लो, तो पहले माइनस होके वापस माइनस हो जाएगी, यानी वापस प्लस हो जाएगी। 3 कर लो वापस -5 हो जाएगी, 4 कर लो वापस +5 हो जाएगी, पांचवा कर लो -5, छठा कर लो वापस +5। यानी इन छह में से स्टेप बाय स्टेप हम जितने भी एक बार में एक कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दें, इंटरचेंज कर दें एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स में से, तो उस समय जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, उस समय की डिटर्मिनेंट की वैल्यू का एग्जैक्टली साइन चेंज हो जाएगा, एग्जैक्टली साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा क्यों, देखो बड़ा ही लॉजिकल रीजन है। 1 2 3 4, अभी मैं डिटर्मिनेंट को यूं 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 कर रहा हूं। अब सपोज करो मैं इसको 3 4 1 2 इंट, मैंने रोज को इंटरचेंज कर दिया। अब मैं यूं 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 करूंगा, तो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 1 into 4 और 3 into 2 को माइनस कर रहे हैं, वहां पे 3 into 2 और 1 into 4 को माइनस कर रहे हैं। तो ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, यस एग्जैक्टली सर। एक दूसरे की कॉम्यूटेटिव है। एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 1, A - B is not equal to B - A, but A - B equal to minus of B - A। A - B इस B - A के माइनस के इक्वल तो होता है, इसीलिए जो अब नया डिटर्मिनेंट मिलेगा वो पिछले डिटर्मिनेंट का माइनस होगा या नहीं होगा, या उसका नेगेटिव होगा या नहीं होगा, समझ गए, समझे क्या बच्चों। बोलो मनीष, यस सर। समझ गए। चलो अब दो तो लाइन इसकी भी लिख देते हैं, सर, मेन बात तो समझने एक्सक्यूज की। मी सर, बोलो मनीष। सर 3x3 में कैसे करेंगे इसको? 3x3 में भी सेम वही, ये तो 2x2 में एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो मैंने इसको इससे इंटरचेंज कर दिया, 7 8 9 4 5 6 1 2 3। तो आप एनालाइज करके देख लो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये इसका नेगेटिव निकलेगा या ये इसका उल्टा कर लो, कैसे भी ले लो, ये इसका नेगेटिव निकलेगा, ये इसका नेगेटिव निकलेगा, आप जैसे करके देख लो, ठीक है। ओके सर। चलो तो लिखो दो लाइनें। the value of the determinant, the value of the determinant gets negative, gets negative, समझ गए ना, gets negative का मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, gets negative if we interchange, if we interchange any two rows or any two columns of the determinant, of the determinant, देखो ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं मैं, ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 at a टाइम, एक बार में एक ही ऑपरेशन करना है, 1 at a टाइम। भाई आप रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हो तो उस समय रो 1 एंड रो 2 को ही करोगे, रो 3 को नहीं छेड़ोगे या कॉलम 1 कॉलम 2 को नहीं छेड़ोगे, ठीक है।
आप नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो रो 3 एंड रो 1 को छेड़ लो, आपको सहूलियत लग रही है कि यार मेरे को रो 3 रो 1 को इंटरचेंज करने में ज्यादा फायदा है, आप नेक्स्ट स्टेप में चलो, वन एट ए टाइम करना है आपको, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। The value of the determinant gets negative if we interchange any two rows or any two columns of the determinant one at a time। ठीक है, यहां तक लिख लिया। और सिंबॉलिकली इसको हम कैसे करेंगे भाई, ये ऑपरेशन जब अपन लगाएंगे सिंबॉलिकली, दिस इंटरचेंज इज डिनोटेड बाय, ये इंटरचेंज जब हम करेंगे एक्चुअली क्वेश्चन में, तो फिर हम वहां पे क्या लिखेंगे, इज डिनोटेड बाय, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो या तो हम रो को करेंगे तो आर आई, मान लो वो जे नाम के रो से इंटरचेंज हो रहा है, आर जे। और अगर आप कॉलम को कर रहे हो तो सी आई इंटरचेंज विथ सी जे। यहाँ पे देखो आई और जे मैंने अलग लिखा है क्योंकि ये अलग रो है, ये अलग रो है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम। पिछले में मैंने सेम इसलिए लिखा क्योंकि रो 1 को कॉलम 1 से इंटरचेंज करना था ट्रांसपोज करते टाइम, इसलिए आई आई सेम था। यहाँ पे आई और जे अलग अलग। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, आर आई या आर जे और सी आई सी जे हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा डिटरमिनेंट। क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो इस वाली प्रॉपर्टी में मेन बात क्या थी कि नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव वर्ड को अंडरलाइन कर दो। और ऊपर वाली प्रॉपर्टी में मेन बात क्या थी कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो डज नॉट चेंज पर अंडरलाइन कर दो। क्योंकि प्रॉपर्टी, ये जो ऑपरेशंस आप लगा रहे हो, जैसे ट्रांसपोज कर रहे हो या रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो, तो इससे होता क्या है, मेन बात वो सीखनी है, इससे होता क्या है। तो इससे तो डज नॉट चेंज, और उसको उससे वो, उसको ब्रैकेट में ही पैक कर लो, एक काम करो, ये लो, ताकि ये हाईलाइट होता रहे कि इस प्रॉपर्टी का मेन कहानी ये है कि इसमें ये डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। डज नॉट चेंज। और नेक्स्ट की मेन हाईलाइट बात क्या है कि डिटरमिनेंट ही नेगेटिव हो जाता है। चलें प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अभी एक्सरसाइज 4.1 में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें दोनों वैल्यूज आ रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ तो यहाँ तो सेम ही रहेगी ना उसके इंटरचेंज के बाद भी ऐसे क्वेश्चंस में? तो बेटा वो एक्स की वैल्यू थी, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ा ना थी, वो तो उस अच्छा, डिटरमिनेंट की यस एक एलिमेंट की वैल्यू थी कि उस एलिमेंट में आप +6 एंड -6 दोनों रख सकते हो। ठीक है, डोंट यस बी सर, हाँ। कंफ्यूज्ड, दैट वाज नॉट द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। हाँ जी, तो दो प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से आ गई होंगी। एग्जाम्पल मैं हाल फिलहाल किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, छोटा मोटा ले रहा हूँ बस, ऐसे ही चलते फिरते ही, फिर हम सीधे एक्सरसाइज में इसको अप्लाई करेंगे। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। मार्क करो हेडिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा, कई बार एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी की भी हेल्प करेगी, तो प्रॉपर्टी 3 चल रही है तो प्रॉपर्टी 1 एंड 2 को भी ध्यान में रखना है। शुरू करें। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम आप किस हेडिंग, मतलब इसको किस हेडिंग से आप याद रखो ताकि आपको एकदम से क्लिक हो जाए कि हाँ ये वो वाली प्रॉपर्टी है। तो एक फनी सा नाम इसके लिए रख देते हैं, हम शक्ल प्रॉपर्टी। हम शक्ल प्रॉपर्टी, हम शक्ल समझते हो ना, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम। क्या कहती है प्रॉपर्टी, देसी भाषा में समझते हैं पहले। हम शक्ल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर
किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स हम शक्ल हो, यानी एक जैसे दिखते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी 1 2 3, तो रो 1 एंड रो 3 हम शक्ल दिख रहे हैं, या फिर कॉलम वाइज देख लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन 1 2 3, तो इसमें C1 एंड C3 हम शक्ल्स दिख रहे हैं। यस सर। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना, आंसर इज 0, आंसर इज 0। ठीक है ना, बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी, हम शक्ल प्रॉपर्टी। हमको हम शक्ल मिल जाए, आंसर इज 0। रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं, तो आंसर इज 0। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल, आंसर इज 0। कोई भी दो मिल जाए, तीन मिल जाए तो और सोने पे सुहागा है, लेकिन दो भी मिल जाए, मान लो ये भी 1 2 3 हो या ये भी 1 2 3 हो, तब तो सोने पे सुहागा, सारे एलिमेंट्स ही सेम हो गए, तीनों कॉलम तीनों रोज ही सेम हो गई, तब तो आंसर 0 आना ही है। लेकिन अगर दो भी मिल जाते हैं तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? इजी लैंग्वेज में समझ में आया तो थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट वाइज लिखते हैं इसको हम। यस सर। चलो स्टार्ट राइटिंग देन। The value of the determinant becomes 0, becomes 0। देखो बड़ा 0 लिखा है मैंने, और इसको मैं पैक भी कर देता हूँ, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी की मेन हाईलाइट है। ये होता क्या है, इसमें करना क्या है, होता क्या है, ध्यान क्या रखना है कि हम शक्ल तो नहीं है, कोई रोज एंड कॉलम्स, और फिर उससे होगा क्या कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0 if any two rows, if any two rows or columns of the determinant are identical, and what is the meaning of identical? That is all the corresponding elements are same। आइडेंटिकल का मीनिंग भी मैंने लिख दिया नीचे, all the corresponding elements are same। ठीक है बेटा, याद रहेगी प्रॉपर्टी। देखो 2 by 2 में तो एक क्लासिक एग्जांपल ले लो, 1 2 1 2 सेम है, बोलो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू टू माइनस 1 इंटू टू 0 हो जाएगी, और ये का ये 3 by 3 में भी हो जाएगा, करके देख लेना, क्वेश्चंस में तो करेंगे इसे हम। हो गया नोट डाउन, बस प्रॉपर्टी 3 में और कुछ नहीं दिखना, इसके नाम याद रखना, हमशक्ल प्रॉपर्टी है या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है। इसमें होता क्या है कि अगर आइडेंटिकल रोज या आइडेंटिकल कॉलम्स दिखाई दें तो वी विल राइट अवे, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। कुछ एक्सपेंड कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 0। क्लियर? चलें बेटा आगे। यस सर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 से अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल वाली प्रॉपर्टी, या यूं कहूं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज शुरू हो रही हैं, तो थोड़ा ध्यान से और देखने की जरूरत है। अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी 5 4 5 6 पे चलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 है इसको हम किस नाम से याद रखते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ऐसा कोई नाम आपकी बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल आपको वो क्लिक कर जाए एग्जाम में कि अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी ये थी, मल्टीप्लीकेशन बाय
स्केलर के नाम से इसको याद रखना। ये क्या कहती है, ये क्या कहती है, सुनना ध्यान से। अब मैट्रिक्स में क्या होता था, अब मैट्रिक्स ये लिख दिया मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स, और ये लिख दिया मैंने डिटर्मिनेंट। सुनना ध्यान से क्या डिफरेंस है यहाँ पे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस पैदा होगा। देखो सपोज करो मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसका आंसर मान लो P है, इसका आंसर मान लो, मतलब इस मैट्रिक्स का नाम मैंने P रख दिया। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, नहीं, अगर मैं 2P पूछूं आपसे 2P, तो आप क्या करोगे बेटा, आप हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 6 8। यस और नो, मैट्रिक्स में ऐसे ही करते थे। क्या मैट्रिक्स में ऐसे ही करते थे? स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता था मैट्रिक्स की दुनिया में, कि हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना, यही होता था। बोलिए। यस सर। लेकिन डिटर्मिनेंट में 1 2 3 4 इक्वल टू अगर P है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे, ट्वाइस ऑफ P इक्वल टू, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 6 4 8, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट में हमको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को नहीं किया जाता, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किया जाता है, दैट्स इट। वो आप चूज कर लो किस रो और किस कॉलम को करना है। सपोज करो फर्स्ट रो को करना चाहते हो, तो 2 को केवल इस 1 और 3 से कराओ, 2 6, बाकी 2 4 एज इट इज लिखो। अब ये करेक्ट है। आपकी इच्छा है कि नहीं सर मैं तो है ना सेकंड रो को करवाना चाहूंगा, सेकंड को करवा लो, फिर फर्स्ट को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देते हैं, ये लो 1 3 एंड 2 को 2 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8। आपकी इच्छा है कि नहीं सर मुझे कॉलम को कराना है, ये लो कॉलम को करा लो, तो फर्स्ट कॉलम को करवा दो मान लो, तो 2 4, अब कॉलम 2 को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। आपकी इच्छा है नहीं सर मुझे कॉलम 2 को कराना है, तो फिर कॉलम 1 को एज इट इज छोड़ दो। तो फिर हम क्या कर देंगे 1 2 6 8। समझ में आया? तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट से होता था, डिटर्मिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से होगा एट ए टाइम। अगर आप इसको वापस 2 इंटू 2P कर दो यानी 4P कर दो, तो फिर नेक्स्ट बार टाइम में आप किसी और रो या किसी और कॉलम को कर लो, जरूरी नहीं है भाई आपने पहले 2P किया तो आपने रो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, आप अगेन इसको 2 इंटू 2P यानी 4P कर दो, तो आप सेकंड टाइम में जरूरी नहीं है रो 1 को करो, सेकंड टाइम में रो 2 को कर लो, या इवन कॉलम 1 या कॉलम 2 को कर लो। एट ए टाइम आप एक स्केलर से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अंदर जाके कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम ही उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगी। कौन सी होगी ये आपके विवेक पे डिसाइड होगा, डिपेंड करेगा कि आप किससे करवाना चाहते हो। वो रास्ता हमको चूज करना पड़ेगा जिससे हमारा वो इजीली सॉल्व हो जाए, उस रो या उस कॉलम से हमको उस स्केलर को मल्टीप्लाई कराना होगा। क्लियर है? लिखो, माइक ऑफ करो प्लीज, किसी का ऑन रह गया है शायद। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट gets multiplied by the scalar k नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ, ये मेन थीम है। पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू k नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगी gets multiplied by the scalar k। कब हो जाएगी? if any one row or column is multiplied by that scalar k। किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम उस स्केलर k से मल्टीप्लाई करवा दें, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही k से मल्टीप्लाइड हो जाएगी।
क्लियर? अच्छा यहाँ पे देखो, हमने इसको सिंबॉलिकली नहीं लिखा ना, दैट इज प्रॉपर्टी 3 में लिख दो, दैट इज इफ कोई भी आर आई इक्वल टू एज इट इज रो जे के बराबर है, मैंने दो रोज बराबर हैं, ठीक है, या फिर और कोई भी अगर कॉलम आई कॉलम जे के बराबर है, तो इस बात से ये साबित होगा, इम्प्लाइज इस बात से ये साबित होगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। डिटर्मिनेंट को हम इस साइन से भी डिनोट कराते हैं, डेल्टा वाला है ना। ठीक है, चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में पैक कर दो। ठीक है बेटा, समझ आया ना? ये थोड़ा दूर लिख दिया, पास कर देते हैं, इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? नीचे वाला नोट डाउन भी कर लिया ना? अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम की को एक पर्टिकुलर स्केलर के से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। अच्छा, रो या कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख दो ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को कराना, किसी एक एलिमेंट को नहीं भाई, या तो रो के सारे एलिमेंट्स को कराना या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? दैट इज, देखो इफ आपने क्या कर दिया, अगर आपने रो कोई भी एक रो आई आर आई को अगर आपने किसी के से मल्टीप्लाई करा दिया, और या फिर आपने किसी भी सी आई को किसी भी कांस्टेंट सी आई से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इससे क्या होगा? इम्प्लाइज इससे क्या होगा कि जो आपका डेल्टा था वो ट्रांसफॉर्म होके के इंटू डेल्टा बन जाएगा। समझ आया? जो आपका डेल्टा था, जैसे 5 था, तो वो 3 इंटू 5 हो जाएगा, के डेल्टा हो जाएगा, यानी के डिटर्मिनेंट, के इंटू दैट डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? भाई काफी इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क, डोंट बी साइलेंट, प्लीज रेज योर क्वेरीज, क्योंकि बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने से भी ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट ये है, प्रॉपर्टीज। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के उसे स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो वही आएगा ना? डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही तो है, और क्या है? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो है भाई। मान लो, देखो एग्जांपल हो 1 2 3 4, देखो 1 इंटू 4, चलो सॉल्व करो, 1 इंटू 4 और 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6, इसकी वैल्यू आ रही है -2। अब सपोज करो मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर रो को किसी उससे मल्टीप्लाई करा दिया, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और बाकी सेकेंड रो को एज इट इज छोड़ दिया। इसको एवेल्युएट करो, 3 4 जा 12, 12 माइनस 36 कितना होता है? माइनस का एक मिनट रुको,
सॉरी 12 माइनस 18, 36 नहीं, 12 माइनस 18 कितना होता है? 12 माइनस 18 माइनस का 6। तो देखो ये भी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया। अगर इस रो को मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गई। अब समझ आया? बोलो कनिष्का। यस सर। सर हम ये कह रहे थे कि जैसे जो ऊपर -2 आया, तो वैल्यू को ही अगर अपन वैल्यू निकालने के बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी वही आ रहा है, मतलब -6 ही आ जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई कराने। हाँ, तो इसका हाँ मतलब बस क्या वही। है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास 100, 200 और 3 4 है। आपको इसका आंसर निकालना है। आप एक काम करो, पहले वाले रो में से 100 को बाहर निकाल लो और आप 1 2 3 4 को सॉल्व कर। इस प्रॉपर्टी का ये सिग्निफिकेंस है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रो में से या किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम में से नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। एक तरीके से वो -2 मैंने बाहर निकाल दिया और उसको सॉल्व कर दिया तो आंसर 3 आ गया। नहीं सॉरी, मतलब वो 3 बाहर निकाल दिया मैंने और आंसर निकाल दिया -2। तो मेरे को ओरिजिनल डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, बड़ा डिटर्मिनेंट छोटे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमको क्या चीज का सिग्निफिकेंस देती है? इस चीज का सिग्निफिकेंस देती है कि हम कॉमन निकाल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से। तो वो भी हम लिखेंगे, लिखो इसके नीचे रिजल्ट्स, इस प्रॉपर्टी के जो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, रिजल्ट ये है कि वी कैन टेक आउट we can take out any common factor, any common scalar factor कह दो या स्केलर कह दो, from any one row, from any one row or column, from any one row or column। ठीक है, एट ए टाइम, एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम से हम लेंगे। ठीक है, ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखो मैट्रिक्स में हमको क्या करना पड़ता था, मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है, तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 3 6 9 1 2 3 4 5 6, तो अगर रो 1 में से 3 कॉमन आ रहा है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं भाई, 3 कॉमन लेके मैंने 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6 लिख दिया, नहीं लिख सकता हूँ, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यही डिटर्मिनेंट है तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रो में से 3 को कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा, मैट्रिक्स में कब कॉमन ले सकते थे? जब सारे एलिमेंट्स में से कॉमन हो, सारे एलिमेंट्स में से कॉमन हो तो मैट्रिक्स में कॉमन ले सकते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में हम केवल एक रो या केवल एक कॉलम में अगर कोई चीज कॉलम है तो वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक और, तो नॉट ओनली वन, देयर आर टू रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 से मुझे एक नहीं दो रिजल्ट मिल रहे हैं। एक तो ये कि मैं कॉमन ले सकता हूं, पहला रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट इज दिस, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, अब ये चीज तो बार बार समझाने की जरूरत है ही नहीं कि जो चीज रोज में चल रही है कॉलम्स में भी चलेगी, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये भी इसी प्रॉपर्टी का एक रिजल्ट है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट becomes 0।
अब ये रिजल्ट कैसे है, देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, अगर एक डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो जाएं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, और मान लो इसका प्रोपोर्शनल है थर्ड रो, 3 से मल्टीप्लाई, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 9, प्रोपोर्शनल समझते हो ना, इनका रेशियो सेम है, 1/3 2/6 3/9, इनका रेशियो सेम आ रहा है, मतलब रो 1 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके मैंने रो 3 बनाई है। तो अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो वी कैन राइट अवे राइट आंसर इज 0। पता है क्यों? अरे बेटा, इसमें से 3 कॉमन ले लो ना भाई, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है भी एक ही रो से या एक ही कॉलम से कोई भी स्केलर कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो देखो क्या होगा, क्या हुआ, रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल हो गई, हम शक्ल लग गया इसमें, आइडेंटिकल हो गई, दैट मीन्स इट इज 3 into 0 एंड 3 into 0 इज 0। समझ गए? समझे क्या? तो एक तरीके से इस प्रॉपर्टी और पिछली प्रॉपर्टी का रिजल्ट है ये वाला जो है, थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी का ये एक रिजल्ट है कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स भी हो सकते हैं, अगर आइडेंटिकल हो, ओ सॉरी प्रोपोर्शनल हो, तो प्रोपोर्शनल हो तो मैं क्या करूंगा, आइडेंटिटी नंबर ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से मैं उसकी स्केलर को बाहर निकाल दूंगा, और प्रॉपर्टी नंबर 3 से फिर मैं हम शक्ल देख के उसको 0 कर दूंगा, और 3 या कोई भी स्केलर यहाँ बाहर निकाला है उसको उस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट? बोलो, एनी डाउट? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन है इस तरीके से, सीधे मैं 3/3 में ही लिख देता हूँ, 2/2 में भी वो चीज चलेगी। मान लो मेरे पास ये है कोई एलिमेंट A1 B1 C1, और ये जो अगले एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये A1, इसको ए ही लेने दो, चलो रो वाइज ऐसे चलने दो, A1 A2 A3, इसको B1 B2 B3। भाई रो 1 एंड रो 2 के एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन रो 3 के एलिमेंट्स मान लो रो 1 के टाइम्स हैं, KA1 KA2 KA3, इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट है, आंसर इज 0, क्योंकि रो 1 एंड रो 3 प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, रो 1 एंड रो 3 गेट्स प्रोपोर्शनल, इसमें से क्या होगा, के बार आ जाएगा, के बार आते ही A1 A2 A3 बच जाएगा, दोनों आइडेंटिकल हो गए, हम शक्ल हो गए, आंसर इज 0। इज दैट क्लियर? ये रिजल्ट नंबर 2 समझ में आया सभी को इस प्रॉपर्टी का? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो चलो फिर आज हम 4 प्रॉपर्टीज ही सीखेंगे, बिकॉज फिर जल्दीबाजी में अगली 2 प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अगर छोटी होती तो चलो भाई मैं 5-10 मिनट में करवा देता, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, फिर ज़्यादा जल्दी करेंगे तो समझ नहीं आएगा। चलो फिर आज के लिए 4 प्रॉपर्टीज आर सफिशिएंट, इन 4 प्रॉपर्टीज को आप रिवाइज करो अच्छे से, और फिर 2 प्रॉपर्टीज जो कल हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कल उनको देख लेंगे हम। एक बार मैं सारी प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज करता हूँ, देखें आपको कितनी याद हुई। बोलो, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती थी? ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो क्या होगा, ट्रांसपोज कर दो, उससे होगा क्या, वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू डज नॉट चेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। यही थी, बोलो प्रॉपर्टी नंबर 1, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी? बोलो, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स। अगर ऐसा करते हैं तो होगा क्या, वो भी बता दो। ऐसा करते हैं तो डेल्टा बिकम्स माइनस डेल्टा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, बोलो, यही थी सेकंड प्रॉपर्टी। यस सर। यस। प्रॉपर्टी नंबर 3, हम शक्ल प्रॉपर्टी, हम शक्ल क्या कहती है कि अगर अगर दो रोज, एनी टू रोज और कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं, आर आइडेंटिकल, तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाती है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। यही थी प्रॉपर्टी नंबर 3।
बोलो बोलो, यही थी क्या? यस सर। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती थी? प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम क्या करते थे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाम क्या था इसका? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स का विरोध करती है। मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता था सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में किसी भी के नाम के स्केलर को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना। और फिर उसके दो रिजल्ट हैं, इसके दो रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट क्या है कि अगर पहला रिजल्ट क्या है बताओ? कि हम कॉमन ले सकते हैं किसी भी रो या से कॉलम से हम कोई भी स्केलर को कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, ये इसका रिजल्ट हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर कोई एनी टू रोज या कॉलम्स अगर हमको प्रोपोर्शनल दिखाई दें, आर प्रोपोर्शनल, तो देखो आइडेंटिकल दिखाई दें तो भी जीरो कर दो, प्रोपोर्शनल दिखाई दें तो भी जीरो कर दो। आइडेंटिकल दिखाई दे तो जीरो क्यों करो? प्रॉपर्टी नंबर 3 हम शक्ल प्रॉपर्टी। और प्रोपोर्शनल दिखाई दें तो जीरो क्यों करो? प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 का कॉम्बो। भाई हम शक्ल प्रॉपर्टी लगा दो, कॉमन भी निकाल दो, तो वो वापस हम शक्ल हो जाएगा, तो फिर डेल्टा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्लियर है चार प्रॉपर्टीज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? बोलो बच्चों। यस सर। Okay, students. After having done 4 properties, we are heading towards the 2 remaining properties, property number 5th and property number 6th. Remember, property number 5th and property number 6th are slightly more complicated. थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ ही जाती है बच्चों को इन प्रॉपर्टीज को समझने में, 5th एंड 6th को। एंड एप्लीकेशन भी उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो भी इन प्रॉपर्टीज को आप जल्दी से अप्लाई कर लोगे, इजी लगती है बच्चों को। लेकिन 5th एंड 6th प्रॉपर्टी जहाँ पे लगनी होती है, पहली बात तो पकड़ में नहीं आती है कि यहाँ पे ये लगनी है, और फिर लगाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो दैट विल बी डन बाय प्रैक्टिस, नो डाउट। तो अभी हम पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा गैप छोड़ देना, क्योंकि कभी कभी क्या है कुछ चीज याद आ जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में मान लो मुझे कुछ चीज याद आ गई, हल्का सा स्पेस छोड़ दिया करो। 5th नंबर मार्क कर ले हम, सीरियल नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 को अगर हम एक नाम दें, सो वी विल राइट स्प्लिटिंग द डिटरमिनेंट। ऐसे लिखो, स्प्लिटिंग द डिटरमिनेंट, ताकि आपको ये याद रह जाए ना। डिटरमिनेंट इंटू टू, इंटू टू। कुछ समझ में आया? मतलब थोड़ा सा हिंट लगा भाई इस प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है? बोलो, थोड़ा बहुत तो हिंट लगा होगा। यस सर। बताओ। डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना। 2 डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड करना। स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स। लिखा नहीं मैंने लास्ट में, लिख लो चाहे से, इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स। एक ही डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके 2 डिटर्मिनेंट्स बना देना, उनके एडिशन के रूप में उसको लिखना। ठीक है, तो पहले इसको, जैसा कि मैंने बाकी सबको बताया, इसको भी मैं पहले एक बार बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो, सपोज करो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लो 101, 102, 103, 1 2 3 4 5 6। मुझे ऐसा लग रहा है यार ये बाकी 2 रोज तो ठीक है, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये एक रो थोड़ी बड़ी लग रही है, तो क्यों ना इसको मैं छोटी करूं। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो कैसे। मैं 101 को एक्सप्रेस कर सकता हूँ 100+1। ठीक है, 102 को मैं एक्सप्रेस कर दूं 100+2, एंड 103 को मैं एक्सप्रेस कर दूं 100+3। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकता हूं। ऑब्वियसली रो 2 एंड रो 3 विल नॉट बी चेंज्ड, दे विल रिमेन सेम, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ज्यादा फोकस किया ही नहीं। 4 5 6 प्लस प्लस करना पड़ेगा। इसमें भी रो 2 एंड रो 3 विल रिमेन सेम, एंड रो 1 में जो आपने स्प्लिटिंग की है वो आप यहाँ पे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख लेंगे। 100 100 100, यू विल राइट 100 100 100 here,
एंड +1 +2 +3, तो आप 1 2 3 यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको स्प्लिट करके उनके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये 100 100 100 सेम हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। मान लो यहाँ पे 202 होता और 200 +2 में आप इसको स्प्लिट करते तो आप यहाँ पे 200 भी लिख सकते थे और 2 वहां पे लिख सकते थे, 200 +2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 100 100 100 सेम ही बने। आप किसी भी एक, लेकिन एक बार में एक ही रो को और एक बार में एक ही कॉलम को आप स्प्लिट करेंगे। क्या कहा मैंने? एक बार में एक ही रो को एंड एक बार में एक ही कॉलम को आप स्प्लिट करेंगे। जैसे आपने डिसाइड किया मैं रो 1 स्प्लिट करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो आप अब रो 1 को स्प्लिट करेंगे, रो 2 एंड रो 3 को आप छेड़ेंगे नहीं। फिर मान लो अगली स्टेप में आपको लगा कि साहब मुझे तो रो 2 भी स्प्लिट करनी है, तो आप वो नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप में आप एक बार में एक ही रो एंड एक ही कॉलम या फिर एक ही कॉलम को स्प्लिट, कॉलम को भी स्प्लिट कर सकते हो। मान लो ये है 102 एंड ये है 104, तो आप कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को एज इट इज रख के इसको स्प्लिट कर दो, 100 +1 100 +2 100 +3। तो इजी लैंग्वेज में जो फर्स्ट इंप्रेशन में ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई तो बताओ, और आ गई तो फिर हम लिखना शुरू करते हैं। टेल मी, क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, तो लिखते हैं फिर हम, लिखिए साथ में मेरे, इफ सम। अच्छा, सम और ऑल लिख रहा हूं मैं। सम और ऑल का मतलब जरूरी नहीं है कि आप सारे ही एलिमेंट्स को स्प्लिट करो, आप दो को करके तीसरे को छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास यहाँ था 101 102 103, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास था 101। तो आपकी इच्छा है कि सर मैं केवल इन दो को ही स्प्लिट करना चाहती हूँ, इसको नहीं करना चाहती, तो फिर आप क्या करोगे, जो आपने स्प्लिट किया है उसमें दोनों जगह 103 103 लिखोगे, उसको आपने स्प्लिट किया ही नहीं। और इन दोनों को आपने स्प्लिट किया है तो इधर 100 100 और स्प्लिट करके वहां पे 1 2, तो ये भी अलाउड है कि दो एलिमेंट्स को तो आपने स्प्लिट कर दिया और एक एलिमेंट को आपने विदाउट स्प्लिटिंग रखा, तो विदाउट स्प्लिटिंग रखोगे तो फिर एज इट इज रखोगे 103 103। जरूरी नहीं है कि सारे ही हम स्प्लिट करें, वो भी अलाउड है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं इफ सम और ऑल, इफ सम और ऑल, या तो सारे या फिर कुछ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, एक मिनट सॉरी, ऑफ ए रो और ए कॉलम, ऑब्वियसली जो चीज रो पे चल रही है वो की वही प्रॉपर्टीज कॉलम पे चलेंगी ही चलेगी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हमने अभी तक नहीं सीखी जो केवल रो पे या केवल कॉलम पे चल रही हो, ठीक है। ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड, आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, एज द सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दो ही डिटर्मिनेंट्स में आप इसको स्प्लिट करो, तीन में भी कर सकते हो। हालांकि मैंने वहां पे हेडिंग डाली है टू डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि जनरली हम उसको जब अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में तो वो दो वाला ही केस बनता है, तो उसको नाम याद रखने के लिए मैंने वो लिख दिया। बाकी आप तीन में भी कर सकते हो, वो भी अभी एग्जाम्पल दे देते हैं। टू और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed, the determinant can be expressed, एक्सप्रेस करने का मतलब हम उसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस से समझ में नहीं आया तो लिख देना डिटरमिनेंट कैन बी रिटन, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, as the sum of two or more determinants, two or more determinants। लिखो एक बार। अब इस पूरी बात को नीचे एक डेमो देके समझा देंगे, दैट इज
मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर पहली रो से मैं समझा देता हूँ क्योंकि रो 1 से समझ में सही आता है, फिर चाहो तो आप वो काम रो 2, रो 3 एंड इवन कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के साथ भी कर सकते हो। जो आपकी बुक में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी के थ्रू समझाते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है वो। मान लो मेरा एलिमेंट 1 है A1 प्लस लैम्डा 1, एलिमेंट 2 है A2 प्लस लैम्डा 2 एंड एलिमेंट 3 है, ज्यादा दूर दूर हो गया ये, स्पेस नहीं बचेगा, थोड़ा पास कर देते हैं, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2 एंड द एलिमेंट नंबर 3 है A3 प्लस लैम्डा 3। ये रो 1 है एंड रो 2 एंड रो 3 में आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है बाय द वे, सॉरी गलती कर दी ना, देखो A1 नहीं, सही है सही, हाँ रो 2 एंड रो 3 में आपको कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा है बाय द वे, स्प्लिट करने का आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, C1 C2 C3, आपको रो 1 में स्प्लिट होने का स्कोप दिख रहा है, मतलब बड़ा नंबर दिख रहा है कोई, और आपको दिख रहा है यार इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे ये A1 A2 A3 लिखा है, इसका मतलब ये तीनों नंबर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, 100 200 300 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। अगर ये सेम होते तो मैं हर जगह A1 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 लिखता। समझ में आई ना बच्चों? तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो देखो एक डिटर्मिनेंट मैंने बना दिया A1 A2 A3, और रो 1 एंड रो 2 को तो छेड़ना ही नहीं है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, और दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने बना दिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और वही रो 2 एंड रो 3 को छेड़ना ही नहीं है, B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये LHS की और ये RHS की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू, और इक्वल टू के राइट साइड में जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स हैं, इन दोनों के सम की वैल्यू विल बी सेम। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो तनिषा। सर जब अपन ने फर्स्ट रो को स्प्लिट किया तब तो वही आंसर आएगा जब अपन इन दोनों को सम करेंगे, पर जो रो सेकंड और रो थर्ड को जब अपन सम करेंगे तो आंसर तो डबल आएगा ना, मतलब सेम वही नहीं आएगा जो अपने को गिवन है। अब आप देखो तनिषा, अब आप कल की क्लास में एब्सेंट थे ना, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। आप इसको मैट्रिक्स मान रहे हो, आप इसको मैट्रिक्स मान रहे हो, और आप ऐसे कह रहे हो कि सर B1 के साथ सॉरी B1 के साथ B2 ऐड करो, C1 के साथ C2 ऐड करो। आपके माइंड में वो चीज चल रही है, वो थ्योरी चल रही है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। बेटा डिटर्मिनेंट्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड नहीं किया जाता, दिस इज ए नंबर, ये एक नंबर है, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा ना, और ये दूसरा नंबर है, उन दोनों नंबर्स का सम इसको एक्सपेंड करोगे उस अकेले नंबर के बराबर आएगा। ठीक है तनिषा, मुझे पता था ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। हम इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं यार B1 प्लस B1 तो ट्वाइस ऑफ B1 होना चाहिए, यहाँ सर ने B1 क्यों लिखा, यहाँ ट्वाइस ऑफ B1 क्यों? बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड नहीं करना, दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स, दिस इज ए डिटर्मिनेंट। ठीक है तनिषा? यस सर, आ गया। यस सर। और किसी के माइंड में भी है क्या ऐसा कोई डाउट? So the value of this determinant, which you can see on your LHS, and value and the sum of the values of these two determinants which you are seeing on RHS are equal. Clear? Is this clear? यस सर। ठीक है, अब क्विकली इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, और फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चल रहे हैं, और वहां पे आप एक चीज इस एग्जांपल के थ्रू एक चीज नई चीज भी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास अल्फा प्लस एक्स बीटा प्लस वाई एंड गामा प्लस जेड, दिस इज कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2 इज p प्लस q प्लस r एंड r प्लस s, एंड कॉलम नंबर 3 इज 1 2 3। अब मैं देखो उसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार ये सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ।
आपको केवल इतना चेक करके बताना है कि मैंने जो स्प्लिट किया वो सही है कि नहीं है। अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर 1 2 3 एंड अगेन सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिख देता हूं एक्स वाई जेड क्यू आर एस एंड 1 2 3। टेल मी, हैव आई स्प्लिटेड द डिटर्मिनेंट करेक्टली और नॉट? क्या ये दो वैल्यूज का सम इसकी वैल्यू के बराबर होगा या नहीं होगा? थिंक एंड आंसर। सर पर एक बार में एक ही तो रो या कॉलम कर सकते हैं ना? एक बार में एक ही कर सकते हैं, तो आप इसको दो स्टेप में कर लो और दो स्टेप में कर लो, तो क्या यही बनेगा? क्या वही सोचना है हमको? इस सर ने कहा था एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम को कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी कहा था भाई चाहो तो फिर अगली स्टेप में कर सकते हो ना। तो आप अब ये सोचो कि सर ने दो स्टेप्स को एक ही स्टेप में स्प्लिट कर दिया, तो आप अब अलग अलग सोच के देखो, क्या जब मैं इसको दो स्टेप्स में स्प्लिट करूंगा तो क्या यही चीज आएगी क्या जो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दी? बोलो बोलो तनीषा। यस सर, यही आएगी। यही आएगी। प्रगति? नो सर। प्रगति का आंसर नो है। प्रियांशी? प्रियांशी? सर किस चीज के लिए? मैंने इसको स्प्लिट किया है, ये स्प्लिटिंग सही हो गई कि नहीं हो गई? ये LHS एंड ये RHS इक्वल होंगे या नहीं होंगे? I have earlier also requested you again and again and I will request you all again and again। एक क्लास भी मिस हो जाती है ना बेटा तो आपकी पूरी लिंक टूट जाती है। बाकी आप लोग बड़े बच्चे हो, मैच्योर हो, समझदार हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो, पर फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रियांशी? यस सर। Until and unless there's an emergency। अब वो आप अपना अपना देख लो, मैं नहीं कहूंगा भाई आप कल क्यों नहीं आए, आप परसों क्यों नहीं आए, लेकिन एक क्लास भी मिस हो जाती है ना तो वो लिंक टूट जाता है। हाँ कनिष्का, आप बताओ, आप तो आए थे कल। यस सर, सेम ही है वैसे तो। सेम ही आएगा? गलत, सेम नहीं आएगा। अब देखो क्यों, यही तो चीज समझनी है। जब मैंने कहा 1 एट ए टाइम करना है तो आप 1 एट ए टाइम करो। सपोज करो आप कॉलम 1 को आप स्प्लिट करना चाह रहे हो, तो फिर कॉलम 2 कॉलम 3 सेम रखना चाहिए था, तो मुझे यहाँ पर भी P प्लस क्यू, Q प्लस आर, R प्लस एस रखना चाहिए था, एंड इवन मुझे वहां पर भी P प्लस क्यू, Q प्लस आर एंड R प्लस एस रखना चाहिए था। और अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप स्प्लिट करोगे बेटा तो ये वापस 2 में और ये वापस 2 में स्प्लिट होगा ना, तो 4 डिटरमिनेंट्स का सम आता। जो मैं पहले लिखा हुआ था वो एक्सप्रेशन गलत था। 4 डिटरमिनेंट्स बनेंगे, यहाँ से भी 2 बनेंगी, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ से अब पी क्यू आर स्प्लिट हो गए, पी क्यू आर कॉलम 3 एज इट इज 1 2 3। और फिर दूसरा क्या बना यहाँ से, अल्फा बीटा गामा। अब पी क्यू आर के अलावा जो दूसरे तीसरे टर्म्स हैं क्यू आर एस 1 2 3। सिमिलरली ऐसे कैसे ये भी स्प्लिट होंगे, तो ये डिटरमिनेंट 4 डिटरमिनेंट में स्प्लिट होगा, बिकॉज यू कैन ओनली स्प्लिट 1 रो और कॉलम एट ए टाइम एंड नॉट 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है तनीषा? ठीक है, तो ये वो गलती है जो अक्सर एग्जाम में बच्चे करके आते हैं। अक्सर क्या, 90% बच्चे यही गलती करके आते हैं। तो देखो हम उसको कहीं स्पेशली मेंशन ही कर देते हैं ताकि आपको आगे के लिए याद रहे। सम और all elements of a row or column are determinant are expressed the sum of 2 or more elements, then the determinant can be expressed the sum of 2 or more determinant। आप नोट डाल के लिख लो हटाओ ताकि आपको याद रहे। the determinant should be splitted according to any one row or any one column
at a time, at a time. एक टाइम में डिटरमिनेंट को आप स्प्लिट कर रहे हो तो किसी भी एक रो को मद्देनजर रखते हुए या किसी भी एक कॉलम को मद्देनजर रखते हुए ही स्प्लिट करेंगे। फिर चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको फिर से स्प्लिट कर दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगेन थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना फिर कुछ याद आ जाए तो। प्रॉपर्टी नंबर 6, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 एज इट इज आपके मैच करती है जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का थर्ड ऑपरेशन लगाते थे। याद करो थर्ड ऑपरेशन हम कैसे लगाते थे, जैसे हम रो आर आई पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आर आई यहाँ लिखते थे प्लस सम कांस्टेंट इनटू आर जे ऐसे लिखते थे, याद है आपको। या कॉलम आई पे यस भी सर। लगा सकते थे, कॉलम आई को हम ट्रांसफॉर्म करके कॉलम आई प्लस के इंटू कॉलम जे की फॉर्म में लिख देते थे। तो डिटर्मिनेंट में भी ये का यही ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है कि हम इस फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। केवल इस फॉर्म में हम रोज एंड कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सुन लो पहले। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी इच्छा हो गई कि मैं रो 1 के अंदर रो 2 का दुगना ऐड करूंगा। तो 4 2 जा 8 मैंने 1 में ऐड कर दिया 9, 5 2 जा 10 मैंने 2 में ऐड कर दिया 12, और 6 2 जा 12 मैंने 3 में ऐड कर दिया 15। तो रो 2 का इंटू 2 करके मैंने रो 1 में ऐड कर दिया। बाकी रो 2 एंड रो 3 को एज इट इज छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये भी 1 एट ए टाइम ही होगा। तो इस डिटर्मिनेंट एंड इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होगी। चाहे से आप एक्सपेंड करके देख लेना, आप चाहे तो उसको एक्सपेंड करके देख लो, इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट को, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी इस तरीके से वो एलिमेंट्री टाइप के हम जो रो ऑपरेशंस करते थे थर्ड वाले, अगर हम एट ए टाइम एक रो पे या एक कॉलम पे अप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आई प्रॉपर्टी 6? और इसके फिर हमको दो इसमें खास बातें जो ध्यान रखनी है। पहले प्रॉपर्टी 6 समझ में आएगी, ये बताओ। बोलो, समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, इसको हम किस नाम से याद रखें? हम इसको उसी नाम से याद रख लेते हैं, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, यानी मैट्रिसेस में जो तीसरे नंबर वाला था वो है ये, है ना, याद रह जाएगा। ठीक है, और या फिर इसको दूसरे शब्दों में याद रखो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इक्वी मल्टीपल प्रॉपर्टी, इक्वी मल्टीपल प्रॉपर्टी जैसे भी आप याद रख सकते हो, इक्वी मल्टीपल प्रॉपर्टी, इक्वी मल्टीपल्स लिखो, पल्स प्रॉपर्टी। चलो अब पहले लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये कहता है इफ टू ईच एलिमेंट, if to each element of a row or a column, of a row or column, comma, the equimultiples, if to each element of a row or column the equimultiples, अब इक्विमल्टीपल्स क्या होते हैं अभी समझाते हैं, पता होगा वैसे तो ज्यादातर बच्चों को। द इक्विमल्टीपल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of some other row or column, of some other row or column
are added comma, then the value of the determinant does not change. अगेन डज नॉट चेंज को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में वैल्यू नहीं बदल रही. डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज. इस एक्सप्रेशन को आप हाईलाइट कर दें. लिख लो तो बता देना. तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं. लिख लिया बेटा? लिख लिया बच्चों? प्लीज बी फास्ट. यस सर. ठीक है. ये कह रहा है, जैसे अभी वो एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये कह रहा है कि किसी भी एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट में, जैसे मान लो रो 1 चूज कर ली मैंने, रो 1 के हर एक एलिमेंट में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, किसी दूसरी सम अदर रो और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल्स. जैसे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, 3 का 6. ऐसे मत कर देना कि 1 में 5 का जोड़ दिया, 3 में 4 का जोड़ दिया, 2 में 6 का जोड़ दिया. ऐसे उल्टा फुल्टा टेढ़ा फेड़ा अलाउड नहीं है ना. कॉरस्पॉन्डिंग ही जोड़ना है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के भी इक्वी मल्टीपल्स, मतलब मान लो इस रो को कंप्लीट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा 8 10 12. तो ये 8 10 12 क्या होंगे, 4 5 6 के इक्वी मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि इनका रेशियो सेम आ रहा है. 4/8 2, 5/10 2 एंड 6/12 भी 1/2 1/2 1/2 1/2 रेशियो आ रहा है. तो 8 10 12 ये इस 4 5 6 के इक्वी मल्टीपल्स हैं. ये इक्वी मल्टीपल्स अगर हम रो 1 में ऐड कर दें, जैसे 1 + 8 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, 2 + 10 एंड 3 + 12, और फिर रो 1 वैसे के वैसे हम ट्रांसफॉर्म कर दें, तो फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. समझ आया? ये लैंग्वेज समझ में आ गई अब? इक्वी मल्टीपल्स, ये सारी चीज. टेल मी. बोलो, समझ में आया? यस सर. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, इसको थोड़ा सा और अगर दूसरे शब्दों में क्लियर करें, इन अदर वर्ड्स, if we apply elementary row, ठीक है, elementary रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, वापस में यहाँ पे लगा देता हूं नंबर 3, तीसरे नंबर वाला ना, एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 एट ए टाइम. मतलब अगर आपको 2 बार लगाना है तो एक बार में एक ही लगाओगे, फिर दूसरी बार में दूसरा लगाओगे. 1 एट ए टाइम. If we apply elementary row or column transformation number 3 1 at a time, then that is, क्या था वो नंबर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन, लिख देता हूं मैं. that is, वो था ri को ट्रांसफॉर्म कर दो ri प्लस सम कांस्टेंट k इंटू आर जे. ठीक है. या फिर और
कॉलम में लगाओ तो सी आई प्लस सी आई ट्रांसफॉर्म्ड टू सी आई प्लस सम कांस्टेंट के इंटू सी जे, इन दोनों में से कोई एक अगर आप लगा रहे हो तो इसका रिजल्ट आएगा कि जो पहले वाला ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था वो इक्वल आएगा नया ट्रांसफॉर्म्ड डिटर्मिनेंट के बराबर, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, कुल मिला के बात हुई। ठीक है, ठीक है। अगर हम ये आर आई को आर आई प्लस के आर जे और सी आई प्लस के सी जे, लेकिन 180 टाइम करना है, ये अप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट और जो नया डिटर्मिनेंट बना है इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। इसको अगेन एक ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। फिर आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। तो देखो मेन सार तो खत्म हो गया वैसे इस प्रॉपर्टी का, जो मेन बात है अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स देखते हैं भाई, इससे रिलेटेड अब क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लिख लिया बच्चों? लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो सोच के बताना। जब ये काम अपन मैट्रिसेस में करते थे तो क्या मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो जाती थी क्या? भाई डिटर्मिनेंट की तो नहीं हो रही है चेंज, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नहीं हो रही है चेंज। अगर हम ये एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 जो लगा रहे हैं, इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रही है। लेकिन क्या जब ये नंबर 3 वाली ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स वाले केस में लगाते थे, जो एक्सरसाइज 4 में हम लगा रहे थे, तो वहां क्या मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी क्या? यस और नो? बोलो प्रियांश। यस सर। हो रही थी, यस सर। हो रही थी। अच्छा तनीषा? यस सर। हो रही थी, एब्सोल्युटली होगी। भाई अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बना के एक दूसरी मैट्रिक्स बना दी, वही ऐड करके 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 और बाकी को सेम रख दिया 4 5 6 7 8 9। 100% ये दोनों मैट्रिसेस सेम इक्वल नहीं है, बिकॉज मैट्रिक्स इक्वालिटी तो केवल एक ही चीज कहती है कि सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तभी मैट्रिक्सेस इक्वल होंगी। तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन जो हम करते थे वो एक मैट्रिक्स इक्वेशन में करते थे, तो अगर हमने रो 1 इसकी ट्रांसफॉर्म करी तो हम साइमल्टेनियसली आरएचएस में भी साइमल्टेनियसली उस रो को ट्रांसफॉर्म करते थे। तो मैट्रिक्स तो यहां से भी नहीं बन गई और यहां से भी नहीं बन गई। देखो ये नई मैट्रिक्स यहां से भी बन गई, लेकिन यहां से भी नई मैट्रिक्स बन गई, लेकिन मैट्रिक्स इक्वेशन अभी भी सेम रह जाती है, क्योंकि वो काम हमने इधर भी कर दिया, जो एलएचएस में किया वही आरएचएस में कर दिया। तो मैट्रिक्स इक्वेशन सेम रहती थी, लेकिन मैट्रिसेस वहां पे बदल जाती थी। क्लियर है? क्लियर है ना ये बात? यस सर। यस सर। ओके जी। अच्छा एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। क्या था नंबर 1? इंटरचेंज वाला, याद है? आर आई को आर जे में या सी आई को सी जे में, याद है ना? यस सर। यस सर। बात करते हैं कि जब नंबर 1 ये वाली अप्लाई करते हैं तो क्या मैट्रिसेस की वैल्यू बदल जाती है? यस सर। मैट्रिसेस की वैल्यू तो हर एक ऑपरेशन में बदल जाएगी, लेकिन मैट्रिक्स इक्वेशन की नहीं बदलेगी। तभी तो अपन कर पाते थे, अगर मैट्रिक्स इक्वेशन की बदल जाती तो अपन कर ही नहीं पाते, अलाउड ही नहीं होता।
मैट्रिसेस की वैल्यू सेम नहीं रहती है, मैट्रिक्स इक्वेशन की वैल्यू सेम रहती है। अच्छा अब बताओ डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है क्या अगर हम ये वाली चीज कर दें तो? बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, सेम नहीं रहती है तो फिर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाती है। कल ही प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट पहले से नेगेटिव हो जाता है, माइनस साइन लग जाता है। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 3 की बात हो गई, चलो लगे हाथ नंबर 2 भी देख लेते हैं। नंबर 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था, कौन याद दिलाएगा? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का, याद है? इसको मैंने के आर आई कर दिया, या फिर कोई कॉलम में भी ये लगा सकते हो, के सी आई लगा दिया। चलो ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2। बताओ मैट्रिक्स की तो वैल्यू चेंज होगी, वो तो हमेशा ही हो जाती है क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस साफ साफ कहती है कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन की नहीं होती है, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स इक्वेशन की वैल्यू इक्वल रहती है, यानी चेंज नहीं होती है। व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट्स? अगर डिटर्मिनेंट्स में ये काम कर दें तो क्या होगा? वैल्यू बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, और बदल जाएगी तो बदल के क्या हो जाएगी, सारी चीज बताओ। यस सर, चेंज हो जाएगी। चेंज होके क्या हो जाएगी वो भी बताओ। जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करें हैं उसी स्केलर से डिटर्मिनेंट की वैल्यू वेरी भी। गुड, दैट मींस आपने अच्छे से कल वाला रिवीजन किया है। जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है ना एक रो या एक कॉलम को, डिटर्मिनेंट भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होकर नया मिल जाएगा। यानी चेंज तो होगी, लेकिन चेंज होने के बाद वो बनेगी क्या? तो क्या बनेगी? के मल्टीप्लाइड बाय दैट डिटर्मिनेंट बन जाएगी। ठीक है, तो 3 ही ऑपरेशंस होते हैं, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया कि मैट्रिसेस में क्या होता था एंड डिटर्मिनेंट्स में क्या हो रहा है। केवल नंबर 3 है जिसमें चेंज नहीं होगा। नंबर 1 में भी चेंज होगा, नंबर 1 में तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, नंबर 2 में स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर 3 में चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? अब एलिमेंट्री ये सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते टाइम हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन कुछ बातों की बात अगर मैं कहूं तो आप हेडिंग डालिए। वही चीज बेटा जो अभी अभी मैंने आपको बताई ना कि 1 एक एट ए टाइम आपको करना है। देखो ध्यान से सुनो, पहले इस चीज को सिंपल भाषा में समझो। देखो बेटा, सपोज करो मेरे पास है कोई 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार मेरी इच्छा हो गई कि मुझे वही करना है, रो 1 को 2 इंटू रो 1 प्लस 2 इंटू रो 2 करना है। और साथ में मेरी ये भी इच्छा हो गई, साथ में मेरी ये भी इच्छा हो गई कि यार रो 3 को भी कर देता हूं मैं, रो 3 प्लस 3 इंटू रो 2। तो ये दो ऑपरेशंस वैसे तो 1 एट ए टाइम ही लगने, वैसे तो ये दोनों ऑपरेशंस 1 एट ए टाइम ही लगने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैंने दोनों ऑपरेशंस एक ही स्टेप में लगाने की कोशिश करी। तो आप मुझे चेक करके बताएंगे कि क्या मैंने सही लगाया। तो मैं रो 1 को लिख देता हूँ, रो 1 को तो मैं कई बार पहले भी कर चुका हूँ, 4 2 8 प्लस 1 9, 5 2 10 प्लस 2 12, 6 2 12 प्लस 3 15। रो 2 को तो देखो बदलना ही नहीं है, 4 5 6 एज इट इज। एंड देखो मैं यहाँ पे है ना इसको रो 3 प्लस थ्राइस ऑफ रो 1 करना चाहता हूँ मान लो। तो मैंने कर दिया रो 3 प्लस थ्राइस ऑफ रो 1। तो थ्राइस ऑफ रो 1 3 प्लस 7 10, 3 2 6 8 प्लस 6 14, 3 3 9 प्लस 9 18। आप मुझे केवल इतना बताओ कि ये दोनों रो ऑपरेशंस मैंने इस डिटर्मिनेंट में लगा दिए, तो ये क्या सही हो गया? क्या रो ऑपरेशंस मैंने सही लगा दिए? मतलब इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी क्या? या गलती हुई है तो कहाँ हुई है? सोच के बताना जरा ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से पकड़ो और फिर सोच के बताओ। सर जो रो 1 ट्रांसफॉर्म नहीं की थी उस पे लगाना चाहिए था ना ऑपरेशन। रो 3 पे जब लगाया, रो 3 पे जब लगाया तो किस पे लगा दिया मैंने? 1 2 3 पे लगा तो दिया। उसमें जो हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखो बेटा होता क्या है कि हमको टीचर कहता है कि 1 एट ए टाइम लगाओ। मान लो आप 1 एट ए टाइम लगाते तो आप क्या करते?
मान लो मैंने 1 एट ए टाइम लगाया, तो आप ये करते 1 2 3 को 9 12 15 4 5 6 7 8 9 में चेंज कर देते। और फिर जब आप सेकंड वाला लगाते, तो अब आपको रो 1 पे ऑपरेशन लगाना है, तो आप 9 12 15 पे लगाते या नहीं लगाते, बताओ यस और नो। अब आप 9 12 15 पे ऑपरेशन लगाते, लेकिन जब आपने दोनों को साथ में लगाने की कोशिश करी, तो आप ध्यान से देखो, आपने उसी 1 2 3 पे लगा दिया ये ऑपरेशन। चेक करो रो 3 को, आपने थ्राइस ऑफ रो 1 किया ना, तो थ्राइस ऑफ 1 एंड थ्राइस ऑफ 2 एंड थ्राइस ऑफ 3 ही कर दिया, और फिर रो 3 में ऐड कर दिया। तो ये वो गलती है जो बच्चे अक्सर करते हैं। ठीक है, ये वो गलती है जो बच्चे अक्सर करते हैं। इसीलिए सजेशन यही कि 1 एट ए टाइम करो, क्योंकि अब रो 1 बदल चुकी है। अब रो 1 बदल चुकी है, तो नेक्स्ट अगर आपको रो 1 को छेड़ना है, तो इस बदली हुई रो 1 को छेड़ेंगे, ओरिजिनल को क्यों देख रहे हो। लेकिन जब अपन 2 एट ए टाइम करते हैं, तो हमारे दिमाग वैसा ही चलता है कि हम ओरिजिनल को ही देख लेते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। फिर करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि आप ये वाले इस तरह के दो रो ऑपरेशन साथ में ना लगाएं। किस तरह के, R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R2, एक ये लगा दिया मान लो, और सेकंड आपने क्या लगा दिया, R3 को आपने चेंज कर दिया R3 प्लस थ्राइस ऑफ मान लो आपने R1 कर दिया। तो ये तो गलत हो गया। ऐसा गलत क्यों हुआ, क्योंकि आप इसमें रो 1 को चेंज कर रहे हो, और रो 1 ऑलरेडी ऊपर में भी अफेक्ट हो रहा है। तो आप रो 1 को अफेक्ट कर रहे हो, तो फिर सेकंड में मत लगाओ। तो इस तरह के ऑपरेशंस आप साइमल्टेनियसली ना लगाएं। तो आप किस तरह के ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं, आप इस तरह का ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं। देखो, क्योंकि रो 1 भी आप रो 2 से बना रहे हो एंड रो 3 भी आप रो 2 से बना रहे हो, तो रो 2 तो कहीं अफेक्टेड थी ही नहीं ना। तो ये वाले दो ऑपरेशंस आप एक ही स्टेप में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आया क्या। कुल मिला के बात यह है कि आप जिस भी रो और कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं, आप इस चीज का ध्यान रखें कि वो कहीं इसी स्टेप में अफेक्ट तो नहीं हो रही है। अगर अफेक्ट हो रही है, तो उसको फिर 2 स्टेप्स में यूज करें। और अगर अफेक्ट नहीं हो रही है, जैसे रो 2 है, अभी रो 1 बदल रही है और रो 3 बदल रही है, रो 2 तो वही है ना। तो आप दोनों रो को रो 2 के हिसाब से बदल सकते हो, रो 1 रो 3 दोनों को रो 2 के हिसाब से बदल सकते हो। ठीक है, क्योंकि रो 2 तो सेम ही है, एक ही स्टेप में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा। एंड नेवर एवर किसी भी कभी भी रो एंड कॉलम के ऑपरेशंस एक ही स्टेप में बनाने की कोशिश मत करना। कई बच्चे थोड़े से स्मार्ट बनते हैं कि कर लेते हैं एक ही बार में। आप अलग अलग कर सकते हो भाई, एक में आपने रो कर लिया, अगले में कॉलम कर लो। लेकिन कई बार क्या है, बच्चे टाइम सेव करने के लिए साथ में कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि क्या है, आपने रो बदल दी, तो ऑब्वियसली कॉलम भी बदल गए। तो कॉलम बदल गए, तो आप गलती से पुराने कॉलम को ना देख लें, आपको नए कॉलम देखने हैं। अब आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि आप नए कॉलम को भी साइमल्टेनियसली उसी स्टेप में देखकर चेंज कर पा रहे हैं, देन वेरी गुड। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा वो भी रिस्की है। तो रो एंड कॉलम को तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अलग अलग स्टेप में करें। हाँ, 2 रोज को या 2 कॉलम्स को बदल सकते हो एक ही स्टेप में, बट देन ऑल्सो कीप इन माइंड कि वो सेम रो पे लगने चाहिए, रो 2 पर ही लगने चाहिए। तो ये सारी बातें क्लियर हैं क्या। हम्म। यस सर। तो नोट डाल के लिखिए, इसी बात को हम लिख देते हैं। ये आपकी बुक में भी स्पेशली दिया हुआ है आपको। इफ मोर देन वन, if more than one row or column transformations
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस सर। कितनी देर से नहीं आ रही? सर जब आपने लिखना शुरू किया तब से। अरे जब से लिखना शुरू किया तो आपको बोलना चाहिए नहीं इतनी देर, तो आपने कुछ सुना ही नहीं मीन्स। चलो फिर से देखो। इफ मोर देन वन रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर एक ही स्टेप में एक से ज्यादा रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस इस टाइप के नंबर 3 टाइप के आप अप्लाई कर रहे हो सेम स्टेप में, तो हमको क्या केयर करना है, यानी क्या चीज ध्यान में रखनी है? ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो रो या कॉलम एक स्टेप में अफेक्ट हो गया यानी बदल गया, मान लो आर आई बदल गया, तो ये आर आई फिर आप अगली वाले कॉलम इसमें रो ऑपरेशंस में यूज ही ना करें, उसको अगली स्टेप में यूज करें, सेम में यूज ना करें। विच इज अफेक्टेड इन द वन ट्रांसफॉर्मेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन द अदर ऑपरेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो यहाँ पे भी, शुड नॉट बी यूज्ड इन द अदर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? जो एक में अफेक्ट हो रहा है उसको दूसरे में यूज ना करें। समझ आया क्या? यस सर। समझ आया? दैट इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इधर एक टेबल बना लो, डूज डोंट्स, मतलब क्या तो कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो देखो आप ये तो कर सकते हो कि आपने क्या करा, आर आई को ट्रांसफॉर्म कर दिया आर आई प्लस लेमडा, के की जगह मैं अभी लेमडा लिख रहा हूँ ना, लेमडा टाइम्स आर जे, और फिर आपने कोई दूसरी रो को भी उसी स्टेप में ट्रांसफॉर्म कर दिया आर के नाम की, आर के प्लस, ठीक है, आर के प्लस लेमडा भी मत लिखो, लेमडा क्योंकि स्केलर भी सेम ले, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना, तो अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा, मान लो मैंने स्केलर भी बदल दिया ना, लेकिन मैंने रो वही रख दी यहाँ पे है ना, आर जे ही रख दी। तो ये तो आप कर सकते हो क्योंकि आर जे अफेक्ट ही नहीं हुई, बदली नहीं, तो बदली नहीं तो आप इधर भी यूज कर लो इधर भी यूज कर लो। भाई आर आई और आर के बदल रहे हैं ना, बदल कौन रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कौन हो रहे हैं, मान लो R1 R2 एंड R3 है, और आप R1 एंड R3 को एक ही स्टेप में बदलना चाहते हो, तो R2 की मदद से आप दोनों को बदल सकते हो, क्योंकि R2 बदल नहीं रहा। भाई आर आई आर के को बदलना चाह रहे हो तो आप आर जे एंड आर जे दोनों को आर जे की मदद से बदल दो, ये तो आप कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि अगर आप आर आई को वही आर आई प्लस अल्फा टाइम्स आर जे में बदल रहे हो और फिर आप इसी स्टेप में आर जे को भी बदल दो। भाई आर जे बदल, सॉरी, आप अब आर के को जो बदल रहे हो वो आर आई के हिसाब से बदल दो, वो गलत है। मतलब आर के प्लस बीटा टाइम्स आर आई अगर कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर आई ऊपर बदल गई तो उसको यहां यूज ही ना करें, हमेशा वही रो यूज करें जो दोनों में से किसी भी स्टेप में बदली ही ना हो, अफेक्ट ही ना हुई हो। क्लियर है? तो ये दोनों इन वन स्टेप है ना, अलाउड है, डूज है, मतलब कर सकते हो आप, और ये दोनों इन वन स्टेप डोंट्स हैं। दूसरी दो अलग अलग स्टेप्स में तो दोनों को कर सकते हो, वो तो मना ही नहीं है, लेकिन एक स्टेप की बात हो रही है, इन वन स्टेप। ये डोंट्स है, इसको मत कर देना एक स्टेप में। क्लियर? और सर अगर ऐसा आ जाए कि आर आई को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आर आई प्लस अल्फा आर जे, ठीक है, और
और फिर वापस आरजे को ट्रांसफॉर्म कर दिया, आरजे प्लस अल्फा आर आई। तो देखो आप अगर आर आई को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आर आई प्लस अल्फा आर जे, ठीक है, और फिर अब आप आर जे इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर जे को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर जे प्लस बीटा टाइम्स, लेकिन अब आर आई मत लिखना, कोई तीसरी रो लिखना। समझ में आई बात? लेकिन सर देखो, अगर दोनों को एक स्टेप में नहीं कर रहे हैं तो आर आई लिख सकते हैं क्या? हाँ दोनों को अलग अलग स्टेप में लिख रहे हो तो कुछ भी कर सकते हो, फिर तो कुछ भी कर सकते हो जो आपकी इच्छा है। लेकिन देखो अब इस ये जो आप कह रहे हो ना, ये भी आप तभी कर सकते हो जब आप पहले ये और बाद में ये करें। मान लो आपने पहले ये कर दिया तो आपने आरजे को अफेक्ट कर दिया, तो अब आप सेकंड में आरजे नहीं यूज कर सकते। मतलब आप सेम स्टेप में भी पहले ये बाद में ये करें, पहले रो 1 लिख दें उसके हिसाब से, फिर रो 2 को आप छेड़ना ही नहीं है, नहीं रो 2 को हाँ इसके हिसाब से छेड़ना है, रो 3 को छेड़ना ही नहीं है। ये चीज है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है ना, क्लियर है? और कोई डाउट किसी के माइंड में? ठीक है क्या? और फिर भी मैं तो सारी यस बातों का सर। एक ही सारे, ये तो केवल उन बच्चों के लिए मैंने ये सारी चीज लिखवाई है नोट जो थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कई बार इन ऐसे क्वेश्चंस में फास्ट करना भी पड़ता है। वो भी हमको टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे हम दो को हम एक ही में चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई मुझे रो 1 को भी रो 2 के हिसाब से बदलना है एंड रो 3 को भी रो 2 के हिसाब से बदलना है, तो क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, मैं दोनों को एक ही स्टेप में बदल सकता हूं। मान लो रो 1 को बदल रहे हो 2 टाइम्स कर रहे हो 8 12 एंड 12 प्लस 3 15, और रो 3 को जब आप बदल रहे हो, चलो मान लो आप 4 टाइम्स कर रहे हो या 3 टाइम्स कर रहे हो, 12 प्लस 7 19, 15 प्लस 8 23, 3 टाइम्स 18 प्लस 9 27, और रो 2 को आप नहीं बदल रहे हो, तो ये चीज आप एक ही स्टेप में कर दो ना। आपने इसको भी इंटू 2 करके इससे ऐड कर दिया, इसको भी इंटू 3 करके ऐड किया, तो रो 2 तो वैसे भी अफेक्टेड नहीं थी, तो ये सही है, इसमें कहीं भी गलती नहीं है। आप चाहे से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देख लीजिए या इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देख लीजिए, 100% आंसर सेम ही आएगा। ट्राई करके देख लेना घर पर। मतलब इसमें भी आप वही जैसे एक्सपेंशन का जो होता है ना, पहले ये फिर ये फिर ये, वो सब करके देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए, लास्ट में सेम आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। So these were the very important properties which we studied today in this session. Especially जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसको ध्यान से ही देखना, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज में ही अगेन मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी कई बार दिक्कत आती है समझने में, तो उसको थोड़ा सा आप रिवाइज करना पड़ेगा आपको एक बार। ये पूरा का पूरा वीडियो मींस प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 6, अगेन मैं अब की बार जो आपकी जो वीडियो अपलोड होगा आज, वो सारी प्रॉपर्टीज को साथ में मिला के अपलोड होगा, तो यू कैन सी दैट वीडियो। ऐसा नहीं है कि दो वीडियोस अपलोड होंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा प्रॉपर्टी कौन सी, तो एक ही वीडियो हम अपलोड करेंगे अगेन आज, तो जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 से प्रॉपर्टी नंबर 6 तक सारी प्रॉपर्टीज हैं। और आज का पूरा दिन है आपके थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो आज, तो आप मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पूरे वीडियो को ढंग से देखें, पूरी प्रॉपर्टीज को एक एक एस्पेक्ट को आप ध्यान से सुने, मैंने क्या चीजें बताई आपको, क्या नहीं बताई, क्या करने के लिए कहा, क्या नहीं करने के लिए कहा। हाँ टाइम सेव एंड डेटा सेव करने के लिए आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में भी वॉच कर सकते हैं, तो आप 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में भी देख सकते हैं, अगर इंटू 2 में करके देख रहे हैं या इंटू 1.5 में करके देख रहे हैं, तो वो भी आप चीजें कर सकते हैं, ताकि हम कल जब आएंगे तो एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल रेडी रहें। बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम हमारा वेस्ट ना हो, ये आप होमवर्क घर पे करके, आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, और सब में देखो क्वेश्चन ही ये है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, और एक्सपेंड भी कर रहे हो तो कोई एक छोटे से छोटा एक्सपेंशन करना है और आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये है इसकी वैल्यू है, तो प्रॉपर्टीज ही लगेंगी सब में, ये हम कल से देखेंगे। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज देयर, ये तो हो गई आपकी एकेडमिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं, देखो टुमारो इज 21 जून 2021। आप सबको पता है 21 जून को कौन सा डे होता है? डज एनी वन ऑफ यू नो कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून? योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे।
हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून। और जैसा कि आपको पता है बेटा, जो करंट पेंडेमिक चल रहा है, सेकेंड वेव में अच्छे की हालत डीली कर दी इसने, एंड सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव इज ऑल्सो अबाउट टू कम इन 1 or 2 months, 1-2 महीने में थर्ड वेव भी आ रही है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट ऑल्सो इंटरनली। क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से फिट एंड हेल्दी नहीं है तो हम ऑब्वियसली मेंटली रूप से भी नहीं हो पाएंगे, और हमारा इसका जो इफेक्ट है वो हमारे स्कोर पर भी पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स पर भी पड़ेगा, हमारे फाइनल स्कोर पर भी पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी। इसलिए हम कल सारे बच्चों के लिए, हमारे जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन सेशंस में जो जुड़ते हैं, सबके लिए फ्री योगा सेशन अरेंज कर रहे हैं, फ्री योगा सेशन, बट दैट विल बी ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि योगा के लिए एंड जिम इसके लिए, योगा के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि अगर अपन गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो हम योगा के लिए इनवाइट कर सकते हैं ऑफलाइन सेशंस में। ठीक है, तो जो अभी अनलॉकडाउन हुआ था उसमें ये परमिशन मिल गई है, तो हम पढ़ने के लिए, मतलब क्लास के लिए तो नहीं इन्वाइट कर पाएंगे, बट योगा के लिए हम इन्वाइट करेंगे। तो 6 AM to 7 AM, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड। फ्री सेशन है, आपको आना चाहिए। आओगे तो मैम है हमारी वहाँ पे, एक इंदू मैम, शी इज एन इंस्ट्रक्टर फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। ठीक है, उनके अच्छे खासे बैचेस चलते हैं जयपुर में, पर अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है थोड़ा सा। तो वो आपको सिखाएंगी, कुछ चीजें बताएंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। आप फिर कल, जैसे आप डेली तो नहीं आ पाओगे, कल आओगे तो वो फिर आपको आगे के लिए भी कंटिन्यू, आप घर पे बैठ के भी खुद से खुद भी कर सकते हो, या आगे मैम से आप सजेशंस ले सकते हो। आपको कोई पर्सनल कोई हेल्थ इश्यूज हो किसी भी प्रकार की, तो आप उन मैम से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो वो आप आओगे तो कंसल्ट कर पाओगे, वो आपके सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो 6 AM to 7 AM। और एकेडमी में आना है। एकेडमी का अगर एड्रेस किसी को नहीं पता तो ऊपर एड्रेस लिखा रहता है, हमारे फॉर्म्स पे भी लिखा रहता है, आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। नहीं तो श्याम मंदिर निवाई में, श्याम मंदिर इंदिरा कॉलोनी में जो है, वहां पे आके आप कॉल कर लीजिएगा, 10-15 मिनट पहले आ जाइएगा। तो वहां से पास में ही है, मुश्किल से वहां से 100 मीटर्स का रास्ता है। तो आपको मैं वहां पे आके बता दूंगा अभी यहाँ से आपको कहाँ जाना है और कैसे एकेडमी तक पहुंचना है। तो इज दैट क्लियर? अच्छा, कौन कौन आ सकता है? नॉट ओनली यू, आपके फ्रेंड्स को भी ला सकते हो, इवन आपके घर से भी कोई आना चाहे तो आ सकते हो। तो कौन कौन आ सकता है? फीमेल्स यानी कि गर्ल्स ऑफ एनी एज, फीमेल्स तो किसी भी एज की आ सकती है, इवन आपके ममा को भी ला सकते हो, आपकी सिस्टर को, चाची सबको ला सकते हो। लेकिन मेल्स अगर कोई हैं तो वो ओनली अप टू एज 20, ओनली अप टू एज 20, बिकॉज अभी हमारे पास कोई मेल ट्रेनर नहीं है, हमारे पास केवल फीमेल ट्रेनर ही है। तो एज 20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ही रहते हैं। तो कोई आपके भाई भी हैं तो वो भी आ सकते हैं, अगर एज 20 के अंडर हैं, 20 साल तक हैं, उससे बड़े नहीं आ सकते। और फीमेल्स तो किसी भी एज की आ सकती है, मम्मा को भी ला सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Okay, so thank you so much for listening to us. Have a nice day, enjoy your Sunday, do your homework and keep that in mind कि कल आपको टाइम निकाल के योगा सेशन में जरूर आना है। Okay, bye bye.